हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा। बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों यानी कि 7 नंबर के प्रश्न बच्चे पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चे यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से बच्चे कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे भाई, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखकर जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न वैद्युत धारा से आएंगे वह एक ही वीडियो से बच्चे इस वीडियो से होंगे। तो मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में 10 साल में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम देखेंगे आज का गोल हमारा क्या है। तो बच्चों, हमारा गोल है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो हम लोग बात करेंगे केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। देखो बच्चे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क्स में बच्चे पूछा गया है। कह रहा है बच्चे कि आपका अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। तो बच्चे, हमने पढ़ा है कि अनुगमन वेग Vd जो होता है ये बराबर होता है आपका ई टाउ बटे यम के। ई टाउ बटे यम के, यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो अनुगमन वेग है वो समानुपाती होता है वैद्युत क्षेत्र के। क्या होता है सर? अनुगमन वेग जो होता है आपका समानुपाती होता है वैद्युत क्षेत्र के। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी बच्चे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यानी कि बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए बच्चे, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई, आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मेरे भाई, आपको दिया गया है यहां धारा का मान I। तो बच्चों, I का मान दिया गया है 3.2 एम्पियर और प्रति सेकंड यानी कि बच्चे n का मान क्या दिया है, कहेंगे सर t का मान दिया गया है 1, यानी कि 1 सेकंड में t का मान क्या है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों n का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है सर? n का मान निकालना है आपको। तो बच्चे, फॉर्मूला आपके पास होता है क्या, कहेंगे सर फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है सर? Q बराबर NE। बच्चों, फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर Q बराबर NE होता है। अगर बच्चे यहां से हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर आएगा मेरे भाई Q अपॉन E। क्या आएगा सर? Q अपॉन E। अब बच्चों, Q का वैल्यू क्या होता है, कहेंगे सर Q होता है आपका IT। क्या होता है सर? I इंटू टी अपॉन E। क्या होता है सर? Q बराबर होता है IT। तो हो गया मेरे भाई I इंटू टी अपॉन E। अब I की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर I की वैल्यू है 3.2 अपॉन में E का मान आपके पास है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब मेरे भाई, आपको ध्यान देना है, अगर 3.2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहां पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपका और आएगा 32 अपॉन 16 और ये 10 की पावर जो माइनस 19 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। बच्चे, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, ये हो गया मेरे भाई आपका 2 इंटू 10 की पावर 19। क्या हो गया सर? 2 इंटू 10 की पावर 19 बच्चे हमारा 19, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो बच्चों, इस हिसाब से हमारा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही है, कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है मेरे भाई अंजलि जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेरे भाई, ध्यान से देखते रहो बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चे आपके सामने लेके आए हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या दिया है,
कहेंगे सर धारा का मान दिया है, समय का मान दिया है और n का मान पूछ रहा है। तो बच्चे हमने फॉर्मूला लगाया Q बराबर NE। क्या लगाया सर? Q बराबर NE लगाया। मेरे भाई यहां से अगर n का मान निकालेंगे तो Q अपॉन E आएगा। और बच्चे हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। क्या होता है सर? Q अपॉन T। बच्चे यहां से अगर Q निकालेंगे तो आएगा IT। क्या आएगा सर? IT। तो बच्चे हमने Q का मान यहां डाल दिया IT अपॉन E मेरे भाई पहले से है। अब बच्चे I का मान 3.2 है, समय दिया है बच्चे 1, मल्टीप्लाई 1 कर दिया मेरे भाई हमने, अपॉन में E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो बच्चे उसके बाद हमने क्या कहा, पॉइंट से पॉइंट बच्चे कैंसिल कर लिया, 32/16 मेरे भाई डिवाइड करने पर 2 आ गया और 10⁻19 को ऊपर ले गए तो 10⁻+19 हो गया। तो इस प्रकार मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर आपका गया 2 इंटू 10⁻+19। बच्चों ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इस प्रश्न का ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्यारे दोस्त 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध है। बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में 2016 में बच्चों पूछा गया है। कह रहा है मेरे भाई कि आपको प्रतिरोध दिया गया है R का मान 50 ओम। ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है 2 गुनी कर दी गई, यानी बच्चे लंबाई जो है आपकी कितनी कर दी गई? कहेंगे सर 2 गुनी, यानी कि n का मान बच्चे दिया है 2 गुना कर दिए लंबाई आपको। तो बच्चे नया प्रतिरोध R डैश का बच्चे फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू R। n स्क्वायर क्या है सर? कितना गुना कर दिए लंबाई को, और R क्या है सर? पुराना प्रतिरोध है। तो बच्चे फॉर्मूला होगा 2 का स्क्वायर मेरे भाई इंटू R का मान है 50। तो बच्चे 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 50, 50 इंटू 4 बच्चे होगा 200। तो मेरे भाई आएगा आपका पूरा बच्चे नया प्रतिरोध क्या हो गया सर? 200 ओम। क्या हो गया सर? 200 ओम। देख सकते हो बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न था मेरे भाई, आपके 2016 एग्जाम पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न बच्चे और कई बार पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले को आपको मेरे भाई याद रखना है। क्या याद रखना सर? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि अगर किसी धात्विक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा बच्चे, या नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि R डैश यानी कि नया प्रतिरोध होता है n स्क्वायर इंटू R के बराबर होता है, जहां n क्या है? लंबाई को कितना गुना किया गया है, और R क्या है? आपका पुराना प्रतिरोध होता है। तो बच्चे इस प्रश्न का आपके आंसर है 200 ओम। ऑप्शन डी मेरे भाई दया जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई इसको अच्छे से आप नोट कर लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? बच्चे प्रतिरोध का मान दिया गया है, R का मान आपको क्या कहेंगे सर? 500 ओम। अब निकालना क्या है आपको? वैद्युत चालकता बच्चे, G का मान बच्चे निकालना है। मेरे भाई G बराबर होता है वैद्युत चालकता 1 बाई क्या सर? प्रतिरोध, 1 बाई प्रतिरोध बच्चे। अब यहां पर मेरे भाई 1/500 क्या है सर? 1/500। इसको बच्चे डिवाइड करेंगे मेरे भाई 1/500 तो आपको क्या आएगा? कहेंगे सर 0.002। क्या आएगा सर? 1 बच्चे 500 को डिवाइड करेंगे तो 0.002। सर कैसे आपने कर लिया? देखो बच्चे हमने क्या किया, हमने बच्चे 1/500 को डिवाइड ऐसे किया मेरे भाई, हमने 500 से डिवाइड करने से अच्छा समझा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। क्या करो सर? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो तो बच्चे हो जाएगा 2/1000। अब 1000 को 2 से बच्चे डिवाइड करना मेरे भाई बहुत आसान है। तो बच्चे यहाँ पे आंसर आएगा 0.002। और बच्चे इसका मात्रक क्या होगा? 1/ओम, यानी कि बच्चे हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या होगा सर? ओम इनवर्स। लिख लो बच्चे, ये आपके ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि इस प्रश्न का भी सही आंसर है। देख सकते हो बच्चे बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है, दिए गए परिपथ चित्र में संधारित्र की प्लेट पर आवेश है
बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। बच्चे ये बिंदु आपका ए दिया गया है मेरे भाई, ये बिंदु बच्चे आपका डायग्राम में रहेगा, आपको ध्यान देना है। ये ए बिंदु है बच्चे, ये बी बिंदु है संधारित्र की प्लेट पर, और यहां पे आपको क्या निकालना है, तो कहेंगे सर आपको आवेश का मान निकालना है। तो बच्चे मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है, आपके सामने बच्चे फॉर्मूला होता है विभव का, V बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है यहां पे, कहेंगे सर मेरे भाई आपका फॉर्मूला है यहां पर दोस्त, आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला सर एक I बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर E यानी विद्युत वाहक बल अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बच्चे वैद्युत क्षेत्र धारा, आपको ध्यान देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध होता है I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब मेरे भाई हमने क्या किया, यहां पे धारा का मान कितना दिया है, तो कहेंगे सर धारा का मान तो निकालना है सर, विभवांतर का मान दिया है 2.5 बच्चे, तो लिख देंगे आप 2.5 अपॉन मेरे भाई कैपिटल R बच्चे, प्रतिरोध कितना दिया है, कहेंगे सर बाह्य प्रतिरोध का मान दिया है R बराबर बच्चे R1 प्लस R2, यहां दो प्रतिरोध हैं बच्चे, इसको हमने मान लिया R1 है और बच्चे इसको मान लिया हमने R2 है, और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है सेल का स्मॉल r। तो बच्चे कैपिटल R का मान आएगा 10 प्लस 2 यानी कि 12, क्या आएगा सर 12। तो बच्चे कैपिटल R का मान आ गया 12, आंतरिक प्रतिरोध आपको दिया है कितना, कहेंगे सर 0.5 ओम, और मेरे भाई यहां पे आपको सेल का विद्युत वाहक बल दिया है सर 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, और यहां पर बच्चे आपका संधारित्र की धारिता C का मान दिया है 4 माइक्रोफैरड। अब यहां पर पहला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब यहां पे E का मान बच्चे वैद्युत वाहक बल दिया है 2.5 वोल्ट अपॉन बाह्य प्रतिरोध 12 है प्लस आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है। अब मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 2.5 अपॉन 12.5। अब यहां पे अगर हम यहां पॉइंट से पॉइंट बच्चे काट लें तो आपका हो जाएगा इतना कितना, कहेंगे सर 25/12.5, 25/12.5 कितना हो गया सर 25/12.5। अब इसको बच्चे हमें डिवाइड करना है, तो इसको मेरे भाई हम यहां से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, तो कहेंगे सर आएगा आपका 12, 12.5 कम 12.5, 12.5 दूनी बच्चे 25 होगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये कितनी बार गया, तो कहेंगे सर 2 बार आपका ये कैंसिल होके बच्चे आया। सॉरी बच्चे यहाँ पे मेरे भाई पॉइंट से पॉइंट बच्चे हटाएंगे तो आएगा ये 25/125, सॉरी बच्चे 25/125। बच्चे यहाँ पे हो गया हमारे भाई, अब 25/125 इसको बच्चे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, क्या आएगा सर 0.2 मेरे भाई। अब आपका बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर धारा का मान आ गया 0.2। अब मेरे भाई विभवांतर निकालेंगे ए बी के बीच में, तो बच्चे यहाँ पे हम संधारित्र वाले बच्चे ब्रांच में अगर निकालेंगे यहाँ पर हम विभवांतर, तो वी ए बी कितना आएगा, कहेंगे सर I इंटू R1, क्या आएगा सर I इंटू R1। बच्चे ये प्रतिरोध आपका R1 है तो I इंटू R1, I का मान आपको दिया गया है 0.2 यहाँ आया है इंटू R1। बच्चे प्रतिरोध कितना है, कहेंगे सर R1 का मान है 10, तो आ जाएगा ये आपका 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 वोल्ट, कितना आ गया सर 2 वोल्ट आ गया। अब बच्चे हमें निकालना क्या है सर, आवेश निकालना है। तो बच्चे आवेश का फॉर्मूला बच्चे Q बराबर CV होता है संधारित्र के केस में, तो C का मान आपको दिया कितना 4 माइक्रोफैरड इनटू विभवांतर है 2, क्या है सर 2 वोल्ट। तो बच्चे ये आ गया 4 दूना 8 और मात्रक हो जाएगा बच्चे माइक्रो कूलाम, क्या हो जाएगा सर माइक्रो कूलाम। तो आवेश का मान मेरे भाई इस प्रश्न में आपके आ गया क्या, कहेंगे सर 8 माइक्रो कूलाम। देख लो बच्चे कैसे किया हमने मेरे भाई, तो यहां पर आपको कैपिटल R का मान दिया गया बच्चे बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है
सेल बैटरी दी गई है और एक संधारित्र दिया गया है, और इस परिपथ में आपको संधारित्र वाले ब्रांच में कितना आवेश है निकालना है। तो हमने क्या किया बच्चे, हमने सबसे पहले यहाँ पे धारा निकाल ली। धारा का फॉर्मूला I बराबर E/R प्लस R लगा के I का मान आ गया 0.2। उसके बाद बच्चे हमने AB वाले ब्रांच में निकाल लिया विभवांतर। क्या निकाल लिया सर? विभवांतर निकाल लिया। कहेंगे सर AB दिख तो नहीं रहा है। बच्चे देखो AB मेरे भाई ये है, A बच्चे ये है, B ये है, तो AB वाली ब्रांच में हमने विभवांतर निकाल लिया। अब उसके बाद हमने बच्चे क्या किया, तो कहेंगे सर इसके बाद मेरे भाई हमने क्या किया, तो कहेंगे सर इसके बाद हमने मेरे भाई निकाला पहले क्या, कहेंगे सर आवेश Q बराबर होता है CV। क्या होता है सर? Q बराबर CV होता है। तो C का मान 4 और V का मान 2 रख दिए बच्चे, तो आ गया हमारा 8 माइक्रो कूलम। ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या है, कहेंगे ऑप्शन सी है चमेली मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। मेरे भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। कह रहा है बच्चे 3 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, कहेंगे सर 3 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल हमारे 6 वोल्ट हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, तो संयोजन का आपको निकालना है विद्युत वाहक बल। तो बच्चे अगर समांतर क्रम में बैटरी जोड़े हैं तो समांतर क्रम का विद्युत वाहक बल बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर वही रहेगा 6 वोल्ट ही। इसका विद्युत वाहक बल मेरे भाई नहीं चेंज होगा। तो इसका आंसर बच्चे क्या होगा, समांतर क्रम में बच्चे हम लोग जानते हैं, जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन बच्चे पढ़ा था, तो हमने वहां पढ़ा था कि समांतर क्रम में वैद्युत वाहक बल क्या होता है, समान रहता है। तो इस सवाल का बच्चे इस सवाल का जवाब मेरे भाई क्या होगा, 6 वोल्ट होगा बच्चे। समांतर क्रम में वैद्युत वाहक बल का मान नहीं चेंज होता है, जो आपने बैटरी लगाई है उतना ही बच्चे रहेगा। आइए बच्चे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न है, जैसे ही एक धातु एवं एक अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो बच्चे क्या होता है, कह रहा है। तो आपका 1 मार्क्स का 2023 का प्रश्न है। बच्चे कह रहा है दोनों की चालकता बढ़ जाती है। मेरे भाई गलत है, ऐसा नहीं होगा। दोनों की चालकता घट जाती है, ऐसा भी नहीं होगा। धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। यहां बच्चे धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है, बिल्कुल मेरे भाई ये सही जवाब है। ऑप्शन डी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर बच्चे एक धातु और एक अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाएगी तो बच्चे धातु की चालकता घट जाएगी और अर्धचालक की चालकता जो होगी बढ़ जाएगी। आपको ये मेरे भाई याद रखना है, ठीक है दोस्त। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे भाई। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पे कह रहा है कि एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R सही विकल्प होगा बच्चे। इसमें ऑप्शन ए दिया है बच्चे, विद्युत वाहक बल होगा E बराबर E1 माइनस E2 और तथा R होगा R बराबर R1 माइनस R2। तो बच्चे यहां पे मेरे भाई आपको ध्यान देना है, ये बच्चे ऑप्शन आपका गलत है। विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2 होगा और प्रतिरोध बच्चे R बराबर R1 प्लस R2 होगा। बच्चे समांतर क्रम में जोड़े हैं तो बच्चे ए भी गलत होगा मेरे भाई। अगला दिया गया है बच्चे यहां पे कि तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2 होगा तथा और आंतरिक प्रतिरोध बच्चे क्या है, R ग्रेटर देन R1 होगा और बच्चे R जो है ग्रेटर देन R2 होगा। मेरे भाई क्या ये सही होगा, तो कहेंगे सर ये भी मेरे भाई आपका नहीं सही होगा बच्चे। अगला प्रश्न बच्चे है तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 बराबर E2 होगा तथा R जो है लेस देन R1 होगा और R जो है लेस देन R2 होगा। तो बच्चे ऑप्शन डी मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चे। क्या होगा सर, ऑप्शन डी बच्चे।
अगर किसी विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर E बराबर E1 बराबर E2 होगा और R जो होगा बच्चे R1 माइनस R2, बच्चे R क्या होगा? तो कहेंगे लेस देन R1 होगा और R जो है लेस देन R2 होगा, क्योंकि बच्चे समांतर क्रम का सूत्र होता है प्रतिरोध का R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो प्रतिरोध हैं तो उनको जो संयोजन आएगा वो उन दोनों से कम आएगा समांतर क्रम में। तो बच्चे आपको याद रखना है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। बच्चे अगर इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे बच्चे तो वहां गलत दिया गया, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर होगा R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और समांतर क्रम में जब बैटरी को हम जोड़ते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल जो होता है मेरे भाई बराबर रहता है, चेंज नहीं होता है, आपको ध्यान देना है। अगला बच्चे प्रश्न आपके सामने है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के की बच्चे लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका आंसर होगा सही पदार्थ पर। बच्चे किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है बच्चे रो मेरे भाई किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे सर चालक के पदार्थ पर, पदार्थ पर। किस पर? चालक के पदार्थ पर और उसके ताप पर। बच्चे इन दो बातों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ठीक है। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर आपको पता हो तो बच्चे प्रतिरोध जो होता है वो निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और बच्चे पदार्थ पर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है बच्चे, प्रतिरोध जो है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ पर और ताप पर निर्भर करती है। तो ये बात आपको दोस्त याद रखनी है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं A और 3A हैं, इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? बच्चे कह रहा है समान ठोस की यानी समान पदार्थ की बच्चे दो घन हैं, दो घनों की भुजाएं। बच्चे कह रहा है कि एक बच्चे भुजा A है, एक की बच्चे भुजा क्या है? कहेंगे सर 3A है, 3A है। अब मेरे भाई कह रहा है इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? मान लो बच्चे इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध बच्चे R2 है। अब दोस्त प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए। क्या होता है? रो L बाई ए। तो यहां पर दोस्त इसका एरिया क्या हो? कहेंगे सर इसका एरिया मेरे भाई होगा लंबाई गुणे लंबाई, यानी कि बच्चे लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चे भुजा ए है तो हो जाएगा A का स्क्वायर। बच्चे क्या हो जाएगा? कहेंगे सर A का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां डाल देंगे तो रो इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चे एक ए से ए की कट जाएगा तो आ गया रो बाई ए। क्या आ गया सर? रो बाई ए आ गया इसका प्रतिरोध यानी कि R1 की वैल्यू, ठीक है सर। बच्चे सिमिलर अगर यहां पे एरिया निकालेंगे तो आए क्या? कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चे 3A इंटू 3A। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9A स्क्वायर और प्रतिरोध होगा R2 बराबर रो L बाई ए। तो यहां से मेरे भाई रो इंटू लंबाई है 3A और बच्चे एरिया है 9A स्क्वायर। दोस्त एक ए से एक ए कट गया बच्चे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, तो आ गया रो अपॉन 3A। क्या आ गया सर? रो अपॉन 3A। बच्चे ये R2 का मान हो गया। कह रहा है कि इनका अनुपात पूछ रहा है R1 R2 का। तो बच्चे R1 और R2 का अनुपात निकालेंगे तो आएगा रो अपॉन ए अपॉन रो अपॉन 3A। अब दोस्त यहाँ रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 3 से बच्चे ए से ए कैंसिल हो गया। मेरे भाई 3 पलट के ऊपर जाएगा बच्चे तो आएगा 3 अपॉन 1, यानी कि प्रतिरोध का जो अनुपात आ गया R1 R2 का आपका आ जाएगा 3:1। कितना आएगा सर? 3:1। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 3:1 होगा। ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देख सकते हैं बच्चे यहां पे कह रहा है मेरे भाई कि दो घन है बच्चे, एक घन की भुजा A है, एक घन की भुजा 3A है। तो कह रहा इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चे जो भुजाओं का अनुपात होता है उसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? कहेंगे सर प्रतिरोधों का होगा। तो बच्चे आपको याद रखना है
भुजाओं के अनुपात का व्युत्क्रम जो है अनुपात जो होगा क्या कहेंगे सर, वह आपके बच्चे प्रतिरोधों का अनुपात होगा। यानी बच्चे यहां प्रतिरोध का अनुपात का डायरेक्ट आप चाहे फॉर्मूला बना लो, क्या सर, प्रतिरोध का अनुपात बच्चे, प्रतिरोध का अनुपात बच्चे एक सूत्र बन जाएगा, प्रतिरोध का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, भुजाओं के अनुपात का व्युत्क्रम, भुजाओं के अनुपात का, भुजाओं के अनुपात का व्युत्क्रम। तो भुजाओं के अनुपात का बच्चे व्युत्क्रम कर देंगे तो आपके प्रतिरोध का अनुपात मेरे भाई यहां पे निकल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है, 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर n R2 है तो n का संभाव्य मान क्या होगा। बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 मेरे भाई पूछा गया है। बच्चों प्रश्न ये है कि बच्चे 5 समान प्रतिरोध है मेरे भाई, मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का है बच्चे, एक R ये, दूसरा R ये, तीसरा R ये, चौथा बच्चे प्रतिरोध ये R ओम का, और पांचवा भी बच्चे ये R ओम का है। बच्चे 5 समान प्रतिरोध हैं, सबको बच्चे हमने R मान लिया। अब कह रहा है बच्चे इसको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ो। तो बच्चे पहले जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कहेंगे सर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर R प्लस R, बच्चे फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सब कुछ बराबर बच्चे यहाँ पे है तो हो जाएगा हमारा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि बच्चे आ गया 5R। अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध आएगा आपका 5R, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो कहेंगे सर समांतर क्रम में, समांतर क्रम में R2 बच्चे इसको हमने कहा मेरे भाई, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है अगर सब प्रतिरोध समान है तो बच्चे R/n इसका सूत्र होता है, यानी कि R/5। क्या हो गया सर, R/5। बच्चे एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने, एक बार हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब दोस्त इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब इनको डिवाइड कर देते हैं बच्चे। समीकरण 1 को मेरे भाई अगर हम डिवाइड कर दें बच्चे किससे, समीकरण 2 से, तो आपका बच्चे फॉर्मूला आएगा क्या, कहेंगे सर आएगा R1/R2 बराबर 5R/R/5। अब बच्चे यहाँ R से R मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 आ गया दोस्त। क्या बच्चे ये 5 ऊपर जाएगा पलट के, तो 5×5 25 हो गया, यानी कि R1 बराबर मेरे भाई आ गया 25R2। क्या आ गया सर, R1 बराबर 25R2। और बच्चे आपको कंपेयर करना है R1 बराबर n R2 से, तो यहां से आपका n का वैल्यू बच्चे आ गया 25। कितना आ गया सर, 25 मेरे भाई। क्या आ गया सर, 25 आ गया। तो दोस्त आपका R1 जो है मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर 25 आएगा, n का मान यहां से। ऑप्शन सी मेरे भाई यहां से आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चे। क्या होगा सर, ऑप्शन सी मेरे भाई इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। बच्चे अगर तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध बच्चे 4 गुना हो जाएगा, और प्रतिरोधकता मेरे भाई अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है लंबाई पे बच्चे डिपेंड नहीं करती। यह एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। यह केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। तो तार के बच्चे, तार के प्रतिरोध पर कोई डिपेंड बच्चे यहां पे, सॉरी, तार के प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। बच्चे 2015 और 17 में आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। आवेशित कण का अनुगमन वेग, बच्चे अनुगमन वेग मेरे भाई होता है आपका vd। क्या होता है सर? अनुगमन वेग होता है आपका vd, ठीक है सर। और धारा घनत्व बच्चे होता है आपका, क्या कहेंगे सर? धारा घनत्व बच्चे होता है आपका J। इसमें संबंध बच्चे आपको निकालना है। मेरे भाई अनुगमन वेग vd और धारा घनत्व J में संबंध बच्चे होता है J बराबर मेरे भाई होता है vd en। बच्चे क्या होता है? J बराबर vd इंटू en। सर E क्या है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बच्चे है, और n क्या है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख देंगे बच्चे जहां E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और दोस्त यहां पे आपका n क्या है? तो कहेंगे सर n मेरे भाई आपका है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चे। इस बात को दोस्त आपको याद रखना है। ये मेरे भाई सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है 15 और 17 में। तो बच्चे J बराबर होता है vd इंटू en, ठीक है सर। अगला बच्चे सवाल है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में क्या संबंध है। बच्चे अनुगमन वेग vd मेरे भाई बराबर होता है आपका क्या? तो कहेंगे सर माइनस में e v टाउ बटे ml। बच्चे मेरे भाई इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या होता है सर? vd बराबर माइनस में e v टाउ बटे ml। बच्चे ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। जहां पर क्या है सर? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E क्या है सर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है सर। V क्या है सर? विभवांतर है बच्चे। क्या है सर? विभवांतर है। vd अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है। और m क्या है सर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और यल क्या है सर? तो कहेंगे सर चालक की लंबाई है, चालक के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, या फिर कह दो चालक की लंबाई, लंबाई बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। और टाउ क्या है सर? टाउ मेरे भाई विश्रांति काल है। क्या है सर? विश्रांति काल है, विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम है। बच्चों ये आपका vd बराबर माइनस ई वी टाउ बटे ml आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है? कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे इसकी मैग्नीट्यूड ले ले, मॉड ले ले बच्चे, तो यहाँ vd का मेरे भाई मॉड होता है आपका क्या? कहेंगे सर ई वी टाउ बटे ml। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए बच्चे। अगला प्रश्न बच्चों है विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो कहेंगे बच्चे किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध
के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बच्चे इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई सिग्मा बराबर 1/ρ। बच्चे क्या होता है सर? सिग्मा बराबर बच्चे होता है 1/ρ। इसका मात्रक मेरे भाई होता है क्या? तो कहेंगे सर 1/ओम मीटर। बच्चे मात्रक होता है बच्चे 1/ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बच्चे ये कह सकते हैं बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बच्चे सिग्मा बराबर 1/ρ इसका फॉर्मूला होता है और मात्रक 1/ओम मीटर या फिर मीटर इनवर्स ओम इनवर्स आपका जो है मात्रक होता है। बोलो बच्चे क्लियर है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे वैद्युत चालकता क्या होती है? कहेंगे सर किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे बच्चे लिखते हैं G से और G बराबर होता है 1/r। बच्चे क्या होता है? G बराबर 1/r इसका फॉर्मूला होता है। G क्या है सर? वैद्युत चालकता मेरे भाई। G क्या है? तो कहेंगे सर वैद्युत चालकता है। वैद्युत चालकता और R क्या है सर? प्रतिरोध है। इसका मात्रक की बात करें बच्चे तो मात्रक होगा मेरे भाई 1/ओम या इसी को बच्चे लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या बच्चे इसी कहते हैं मोहो। क्या कहते हैं सर? मोहो मेरे भाई इसी कहते हैं। ठीक है? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की विमा लिखिए। बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। बच्चे फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपका रो की विमा निकालना है। कहेंगे हाँ सर। बच्चे रो की विमा मेरे भाई क्या होगी? तो बच्चे होती है बच्चे फॉर्मूला क्या है? तो ml t a बच्चे ml की पावर 3 होती है, l t की पावर -3 होती है, a की पावर -2 होती है। ये बच्चे आपका फॉर्मूला होता है। सर ये कैसे निकालेंगे? अगर ना याद हो तो बच्चे देखो मेरे भाई, अगर आपको नहीं याद बच्चे तो फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। बच्चे यहां से अगर रो निकालेंगे तो बच्चे आएगा RA अपॉन एल। क्या आएगा सर? RA अपॉन एल। बच्चे यहां से मेरे भाई आप प्रतिरोध की विमा लिख लो, आप लिख लो क्षेत्रफल की विमा, आप लिख लो लंबाई की विमा और यहां से आप सॉल्व करोगे तो बच्चे आपको निकल आएगा क्या? कहेंगे सर निकल आएगा मेरे भाई विमा इसकी। किसकी आएगी सर? तो कहेंगे सर यहां प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की विमा मेरे भाई यहां पे निकल आएगी। ठीक है? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया था। बच्चे आपको याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध की विमा क्या होती है? ml³ t-3 a-2। अगर नहीं याद है सर तो बच्चे निकालने का तरीका होता है मेरे भाई R बराबर RA अपॉन एल से बच्चे रो निकलता है और रे ही क्या है? कहेंगे सर रो ही विशिष्ट प्रतिरोध है। बच्चे क्या है रो? कहेंगे सर विशिष्ट प्रतिरोध मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध बच्चे है आपका रो बराबर RA अपॉन एल। ठीक है? कहेंगे हाँ सर ठीक है, निकाल लेंगे बेटा। ठीक है ना? हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया आपको क्या? तो कहेंगे सर दिया है मेरे भाई ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती हो।
ऐसे दो पदार्थ के नाम बताना है जिसकी प्रतिरोधकता बच्चे 2014 में बच्चे पूछा गया है, ताप बढ़ाने पर घटती है। तो बच्चे ऐसे दो पदार्थ आपके हैं बच्चे अर्धचालक मेरे भाई, अर्धचालक पदार्थ बच्चे ये होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ बच्चे ऐसे हैं दो जिनकी चालक बच्चे प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, उनका नाम बच्चे है क्या कहेंगे सर? जर्मेनियम, जर्मेनियम और बच्चे सिलिकॉन। क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। बच्चे ऐसे दो पदार्थ हैं जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। 2011 का प्रश्न है, पूछा गया बोर्ड का। बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो बच्चे होता है किसी चालक के पदार्थ के किसी बिंदु पर किसी चालक के पदार्थ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बच्चे एक फॉर्मूला होता है बच्चे इसका, रो बराबर E/J बच्चे, E/J। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है। क्या होता है सर? E बराबर चे रो बराबर E/J मेरे भाई। इस चीज को बच्चे आपको याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। तो कहेंगे सर किसी चालक के पदार्थ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये डेफिनेशन मेरे भाई आपको याद रखना है बच्चे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की बच्चे संभावना है। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, कह रहा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो बच्चे लिखेंगे इसमें बच्चे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? तो कहेंगे सर पहली बात मेरे भाई है कि सेलों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर। बच्चे क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रोडों के क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर, तो बच्चे पहला पॉइंट क्या है? तो किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है मेरे भाई, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर। तो पहला पॉइंट बच्चे याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्या है बच्चे? तो इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर हमारा
डिपेंड करता है, पहला पॉइंट आपको बच्चे याद रखना है यहां पर। दूसरा क्या है, तो बच्चे कहेंगे दूसरा मेरे भाई इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। क्या कहेंगे सर, तो कहेंगे बच्चे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। दूसरा बच्चे है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। और मेरे भाई तीसरा पॉइंट आपके सामने है घोल की सांद्रता पर। घोल की सांद्रता पर। तो ये तीन बातें हैं बच्चे जिन पर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मेरे भाई तीन बातों पर निर्भर करता है, और तीन बातें हमने आपको बताई क्या हैं, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और घोल के आंतरिक सांद्रता पर बच्चे, घोल की सांद्रता पर। इन तीन बातों पर बच्चे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला बच्चे प्रश्न आपके पास है मेरे भाई, कह रहा है कि तो ओमी तथा अनओमी परिपथ प्रतिरोध के दो उदाहरण दीजिए बच्चे। तो मेरे भाई ओमी बच्चे प्रतिरोध क्या होता है, कहेंगे सर ओमी प्रतिरोध मेरे भाई, ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का बच्चे पालन करते हैं, उसमें बच्चे आपका आएगा पहला मैग्निन, मैग्निन, ठीक है सर, और बच्चे यूरेका। क्या आएगा सर, यूरेका मेरे भाई। बच्चे अगर मेरी बात करें अनओमीय बच्चे प्रतिरोध, तो अनओमीय प्रतिरोध बच्चे, अनओमीय प्रतिरोध बच्चे क्या होगा, तो कहेंगे सर अनओमीय प्रतिरोध मेरे भाई होता है आपका डायोड वाल्व बच्चे, डायोड वाल्व, विद्युत बल्ब तंतु बच्चे, विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु। ये मेरे भाई दो आपके एग्जाम्पल हैं ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध के, इनको आपको याद रखने हैं दोस्त। क्या है सर, तो बच्चे ओमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल है मैग्निन और यूरेका, और अनओमीय प्रतिरोध होता है बच्चे डायोड वाल्व और विद्युत बल्ब का तंतु बच्चे। इसको मेरे भाई आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब, यानी बच्चे आपको ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट, 32 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को बच्चे 32 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि प्रतिरोध में धारा 0.5 है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ पे धारा आई का मान दिया गया है कितना, कहेंगे सर 0.5 एम्पियर, और आपको प्रतिरोध का मान निकालना है। प्रतिरोध का मान बच्चे आपको निकालना है, ठीक है सर। मेरे भाई यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है 32 ओम बच्चे, थोड़ा सा ये नहीं होगा मेरे भाई, 32 ओम तो बहुत ज़्यादा बच्चे प्रतिरोध हो जाएगा, शायद ये मेरे भाई कितना होगा, तो कहेंगे सर आंतरिक प्रतिरोध का मान बच्चे 3.2 ओम होना चाहिए था आपको, लगभग बच्चे आसपास। चलो बच्चे इसको सही कर लेते हैं मेरे भाई, ये 3.2 ओम बच्चे कर लो इसको आप, आंतरिक प्रतिरोध 3.2 ओम बच्चे। तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई आई बराबर क्या, कहेंगे सर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ से बच्चे अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो आएगा आर प्लस आर बराबर ई अपॉन आई, ठीक है सर। अब बच्चे कैपिटल आर का मान आपको निकालना है, प्लस मेरे भाई स्मॉल आर का मान 3.2 दिया है, बराबर कैपिटल ई बच्चे 12 है अपॉन आई बच्चे क्या है 0.5 है। तो आ गया बच्चे R प्लस 3.2 मेरे भाई बराबर 12 अपॉन, बच्चे पॉइंट यहाँ हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, कितना आएगा सर, कहेंगे सर बच्चे पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 120/5। कितना होगा सर 120/5, क्या हो गया सर 120/5।
मेरे भाई ये शायद 32 ओम ही था बच्चे, क्योंकि 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 मेरे भाई। क्या आएगा सर? 24 आएगा बच्चे। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 बच्चे, 24 आ गया मेरे भाई। तो ये हो जाएगा R बराबर 24 माइनस 3.2। तो बच्चे वाह्य प्रतिरोध आपका कितना आ गया? तो कहेंगे सर 24 में से बच्चे घटाएंगे 3.2, कितना आएगा? देखो बच्चे 24 में से मेरे भाई 3.2 आपको घटाना है, तो आ जाएगा 10 में से 2 गया बच्चे 8, 3 में बच्चे 3 गया 0, बच्चे आ गया 20, 20.8 बच्चे। तो आ गया 20.8 ओम मेरे भाई। ये आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चे जवाब है। क्या जवाब है सर? कहेंगे सर मेरे भाई यहाँ पे जवाब आपका आ गया 20.8 ओम। देख लो बच्चे, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है, ठीक है सर। 3.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है आपको। तो बच्चे यहाँ पे I बराबर फॉर्मूला E अपॉन R प्लस R होता है। यहाँ से अगर R प्लस R निकालेंगे बच्चे तो E अपॉन I हो जाएगा। कैपिटल R निकालना है, R का मान 3.2 दिया है, स्मॉल r का मान, E का मान 12 अपॉन 0.5 बच्चे। पॉइंट हटाएंगे, जहाँ 0 बढ़ जाएगा ऊपर, तो 120/5 हो गया बच्चे। 5 से काटेंगे 24 पंचे 120 होता है बच्चे। इस 3.2 को उधर ले गए तो 24 माइनस 3.2 यानी कि 20.8। तो बच्चे आपका वाह्य प्रतिरोध मेरे भाई हो गया 20.8। अगला सवाल बच्चे है, किस परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होता है? देखो बच्चे, कह रहा है किस परिस्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल है, यानी कि बच्चे E जो है ये हमारा बराबर होगा विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर V के बराबर। तो कहेंगे सर जब सेल से कोई धारा ना ली जा रही हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, परिपथ में हो बच्चे। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, मतलब सेल खुले परिपथ में है, तो उस केस में जो है आपका विद्युत वाहक बल बच्चे विभवांतर के बराबर होता है। यानी सेल बच्चे लाए हैं, उसमें कोई बैटरी हमने नहीं लगाया है, तो उस समय क्या होगा, उसका विद्युत वाहक बल जो है क्या होगा सर? विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पे है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं उनके सिरों पर विभवांतर में क्या अंतर होता है? देखो बच्चे, विद्युत वाहक बल मेरे भाई, विद्युत वाहक बल यानी कि बच्चे इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं सर? ईएमएफ। देखो बच्चे ईएमएफ क्या है? तो कहेंगे सर जब किसी सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, कोई धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात सेल खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में है, तो उसके सिरों के बीच के विभवांतर को, उसके सिरों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक
बल कहते हैं। जब बच्चे कोई सेल जो है क्या है, तो सेल कोई धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात वह खुले परिपथ में है, तो उसके सिरों के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट से कोई सेल लाए, आपने उसको किसी परिपथ में यूज नहीं किया, उस समय जो उसके सिरों पर विभवांतर है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है सर। अब बच्चे विभवांतर क्या कहेंगे सर? विभवांतर की बच्चे परिभाषा होगी मेरे भाई, विभवांतर की बच्चे परिभाषा क्या होगी? तो कहेंगे सर विभवांतर मेरे भाई होगा, विभवांतर जब किसी सेल को परिपथ में लगाते हैं तो अर्थात जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभव को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मेरे भाई ध्यान देना है आपको कि जब कोई सेल को परिपथ में लगाते हैं, अर्थात जब सेल बंद परिपथ में हो, यानी उसके सिरों पर बच्चे धारा ले जा रही हो, जब किसी सेल को हम इस्तेमाल करते हैं परिपथ में, तो जब उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक उसको विभवांतर कहते हैं। और जब मेरे भाई सेल इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है उसको हम लोग कहते हैं सर, क्या कहेंगे सर? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये मेरे भाई डेफिनेशन आपको याद रखनी है बच्चे, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से नोट करके चलेंगे। तो आइए बच्चों प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है 5 किलोवाट के विद्युत बल हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? बच्चे ये प्रश्न आपके 2016 एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चे यहाँ पावर मेरे भाई दिया गया है आपको 5 किलोवाट, तो बच्चे किलोवाट को आप पहले वाट बना लो, तो 5 × 1000 वाट, यानी कि हो गया बच्चे 5000 वाट। समय दिया गया है आपको 15 मिनट। मेरे भाई यहां पर 1 मिनट को बच्चे सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 × 15 बच्चे 900 सेकंड हो गया। बच्चे ऊर्जा एनर्जी का सूत्र बच्चे होता है क्या? कहेंगे सर पावर × टाइम बच्चे होता है ऊर्जा शक्ति × समय। तो शक्ति बच्चे कितनी है? 5000 इंटू बच्चे समय कितना है? 900। इतना बच्चे आ गया हमारा ऊर्जा जूल में। कितना के सर? जूल में ऊर्जा बच्चे आपकी आ गई। तो कहेंगे सर 5 × 9 = 45 बच्चे इंटू 10 की पावर बच्चे क्या? कहेंगे सर 3 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 5 0 हो गया। मेरे भाई इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपके सही जवाब है। तो बच्चे हमने क्या किया? तो कहेंगे सर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो बच्चे हमने पावर दिया है 5000 और आपको टाइम दिया है 900 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो आंसर बच्चे आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और यही मेरे भाई इस प्रश्न के आपके जवाब है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है 2015 और 2020 बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। कह रहा वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। बच्चे किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में 2 नियम दिए हैं। पहला नियम बच्चे संधि का नियम है या धारा का नियम है। क्या कहता है बच्चे संधि का नियम? तो कहता है बच्चे संधि का नियम है इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का
या सभी धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है बच्चे। कहने का मतलब यह है कि सिग्मा जो आई होता है बच्चे आपका हमेशा 0 के बराबर होता है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त यानी कि सभी धाराओं के बीज गणितीय योग बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0 होता है। बच्चे ये आपको नियम याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चे इसको आपको याद रखना है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। इसको धाराओं का नियम, संधि का नियम बच्चे कहते हैं, या फिर ऊर्जा से आवेश संरक्षण का नियम भी इसको कहते हैं बच्चे, आपको याद रखना है। ठीक है सर। अगला बच्चे नियम है बंद पास का नियम यानी कि लूप का नियम बच्चे। किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजीय योग या बीजगणितीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि समेशन ऑफ आई इंटू आर जो होता है बच्चे, ये बराबर होता है सिग्मा ई के बराबर विद्युत वाहक बल के बराबर। सिग्मा आई इंटू आर बच्चे यानी कि प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजीय योग बच्चे उस परिपथ के विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब बच्चे ये है किसी परिपथ का जो हमारा नेट बच्चे विभवांतर होगा डेल्टा वी, उसका मान बच्चे शून्य होगा। ऐसे भी बच्चे इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका किरचॉफ का नियम है, और किरचॉफ के दोनों नियम को मेरे भाई आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त ये पूछे गए हैं। अगला बच्चे प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चे याद रखना है किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बच्चे निर्भर करता है। और इसका फॉर्मूला बच्चे होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बच्चे इसके साथ ही साथ आपका पदार्थ पर और ताप पर निर्भर करता है, आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है एक वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बच्चे याद रखना है आपको वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए अमीटर को बच्चे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आपको याद रखना है बच्चे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बच्चे आपके वाइवा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर, और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बच्चे क्या है सर, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और दूसरा नियम बच्चे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे है किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चे मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है पावर बच्चे, एक बल्ब की शक्ति क्या है, कहेंगे सर एक बल्ब की शक्ति बच्चे दिया है यहाँ पे क्या, तो कहेंगे सर 260 वाट। बच्चे क्या है सर 60 वाट। ऐसे बच्चे 200 बल्ब हैं, लिखेंगे सर 200 बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो कहेंगे सर 200 बल्ब की शक्ति मेरे भाई हो जाएगी आपकी कितनी, तो कहेंगे सर 60 गुणे 200 बच्चे, यानी कि आपका हो गया ये 6 दूनी 12, 12,000 वाट। यानी पावर बच्चे आपको दिया है 12,000 वाट, और यहां पोटेंशियल बच्चे विभव दिया है 200 वोल्ट, और मेरे भाई यहां पे कह रहा है कि 24 घंटे टाइम बच्चे दिया है, 24 घंटे प्रतिदिन जलाना है।
तो इसमें कह रहा है कि आपकी व्यय ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चे व्यय ऊर्जा का सूत्र मेरे भाई होता है, व्यय ऊर्जा का सूत्र बच्चे होता है वाट गुणे घंटा अपॉन गुणे दिन बच्चे अपॉन 1000। मेरे भाई वाट यहाँ कितना कहेंगे सर, 12000 वाट है, इनटू घंटा क्या है सर 24 घंटा। बच्चे कितने दिन, बच्चे एक दिन चल रहा है, अपॉन में 1000। मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 3 0 बच्चे, ये 1 2 3 कट गया मेरे भाई। 24 गुणे 12 बच्चे, 12 चौके 48 का 8 बच्चे, कैरी 4 मेरे भाई, और 12 दूनी 24 4 28 बच्चे, 288 बच्चे आ गया किलोवाट घंटा बच्चे। ये जो मात्रक बच्चे है क्या है सर, किलोवाट घंटा में है, यानी कि आ गया 288 यूनिट बच्चे बोल सकते हैं। किलोवाट घंटा को यूनिट बोलते हैं, 288 यूनिट मेरे भाई इस प्रश्न का आपके सही जवाब है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे 288 यूनिट बच्चे बिजली आपकी खर्च होगी यदि आप 200 वाट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में 24 घंटे जलाओगे तो। ठीक है सर। अगला बच्चे आपका सवाल मेरे भाई है, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। बच्चे ओमीय और अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो बच्चे ये देखो मेरे भाई, ओमीय परिपथ का बच्चे ग्राफ होता है ओमीय प्रतिरोध या परिपथ बच्चे, ओमीय प्रतिरोध के लिए बच्चे ग्राफ होता है क्या कहेंगे सर, विभवांतर बच्चे x पे, हमने y पे धारा दिखाया बच्चे, तो इसका ग्राफ बच्चे स्ट्रेट लाइन बनता है कुछ इस प्रकार से। और बच्चे अनओमीय परिपथ का बच्चे ग्राफ बनता है अनओमीय प्रतिरोध का ग्राफ, प्रतिरोध का ग्राफ जो होता है दोस्त आपके पास कुछ इस प्रकार से मेरे भाई बनता है। कैसे, तो कहेंगे सर ये इस प्रकार का बच्चे। तो ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ बच्चे आपका स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि यहाँ पर ओम के नियम का पालन होता है, V जो है समानुपाती होता है I के बच्चे। और लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ओमीय परिपथ का पालन नहीं होता है, इसलिए इसका ग्राफ बच्चे को टिल्टेड इस प्रकार का बच्चे पैराबोलिक शेप का बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। मेरे भाई आपका बच्चे इसी के साथ प्यारे दोस्त हमारा ये चैप्टर बच्चे समाप्त होता है। मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्लास को बच्चे एंजॉय किया होगा, तो बच्चे इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए मेरे भाई। अगर आपको किसी क्वेश्चन बच्चे कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है मेरे भाई, उन डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते होंगे बच्चे। ठीक है ना, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।